गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं विक्रम शाक्या अपने चैनल मैथ मैजिशियन पर आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, ये वीडियो काफ़ी टाइम के बाद मेरी तरफ से आपको प्रोवाइड हो रहा है क्योंकि बीच में अरेंजमेंट करने में थोड़ा सा टाइम लग गया। चलिए, अभी तक अगर हम डिस्कशन की बात करें तो मैंने व्हाट्सएप के थ्रू आपको कुछ यूट्यूब वीडियो शेयर किए हुए थे जिसमें आप लोगों को मैंने अभी तक जो चैप्टर 5 था हमारा वो स्टार्ट कर दिया था और उसमें भी मैंने पहली एक्सरसाइज का सोल्यूशन और इंट्रोडक्शन दोनों भेज दिए थे। और जो हमारी दूसरी एक्सरसाइज है यानी कि एक्सरसाइज 5.2, इसका मैंने इंट्रोडक्शन आपको भेज दिया था। आप चेक करिए अपने ग्रुप में, आपको मिल जाएगा। आज हम इसका सोल्यूशन करेंगे, ठीक, कि सोल्यूशन कैसे कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन जिन लोगों ने नहीं देखा है वो देख लें एक बार, अदरवाइज मैं अपने पार्ट पे जितना एक्सप्लेन कर सकता हूँ उतना मैं एक्सप्लेन करूँगा ही। इंट्रोडक्शन देखने से आपको थोड़ा और क्लियरिटी आ जाएगी आपके कॉन्सेप्ट्स में। चलिए, इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले आपको कुछ बेसिक फॉर्मूलाज की ज़रूरत होगी क्योंकि ये जो एक्सरसाइज है ये डिफरेंशिएशन पर बेस्ड है, मतलब डेरिवेटिव पर बेस्ड है। तो हमें कुछ फंक्शंस के, स्टैंडर्ड फंक्शंस के डेरिवेटिव्स होते हैं जो हमें पता होने चाहिए कि इसका डेरिवेटिव क्या होता है। तो हम डेरिवेशन जो हमारा चैप्टर है वो यहीं से शुरू होता है। जैसे चैप्टर का नाम है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिबिलिटी, तो डिफरेंशिबिलिटी जो है वो यहीं से स्टार्ट होती है। जो हमारी पहली एक्सरसाइज है वो कंटिन्यूटी पर बेस्ड है, तो उसका इससे कोई लेना देना नहीं। अगर आपने पहली एक्सरसाइज नहीं भी देखी है तो भी आप जो है 5.2 आराम से कर पाएंगे। तो इसलिए मैंने यहाँ से पिक किया ताकि हमें पीछे का कुछ कनेक्ट ना करना पड़े या उसे रिकॉल ना करना पड़े। तो इसीलिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे। और अगर आपको वो वीडियो यूट्यूब की ना पसंद आए तो आप बता देना, तो मैं कंटिन्यूटी भी करा दूंगा, लेकिन अभी मैं डिफरेंशिबिलिटी से ही स्टार्ट करूंगा। ठीक है, कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले जो हैं वो आपको आपकी बुक में दे रखे हैं। जैसे कि जब आप 2 पेज पीछे पलटेंगे तो आपको यहाँ पर एक टेबल बनी हुई दिखाई देगी, जहां पर ऊपर वाली जो रो है उसमें आपको फंक्शंस दे रखे हैं, यानी कि fx मतलब फंक्शंस। अगर x की पावर n के टाइप का कोई फंक्शन है या sin x है या cos x है या tan x है तो ये फंक्शंस हैं। अगर हम इनके डेरिवेटिव्स की बात करें कि इनका डेरिवेटिव क्या होगा या इनका डिफरेंशिएशन क्या होगा, बात दोनों की एक ही है, चाहे तो आप डेरिवेटिव कह लीजिए या डिफरेंशिएशन कह लीजिए। डिफरेंशिएशन को सबसे पहले रिप्रेजेंट करते हैं, अगर कोई फंक्शन है तो उसका जो डिफरेंशिएशन होगा उसके ऊपर देखिए हल्का सा ये डैश लगा हुआ है। डैश अगर उसके ऊपर लगा है तो समझ जाइए कि वो फंक्शन का डेरिवेटिव है या उसका डिफरेंशिएशन है। ठीक है, तो डैश लगा दिया। अब अगर x की पावर n के टाइप का कोई फंक्शन होगा तो उसका जो डैश होगा वो ये होगा n x की पावर n-1, मतलब पावर आगे आ जाएगी और जो वेरिएबल x था उसके ऊपर जो पहले पावर थी उसमें से एक जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा या कम हो जाएगा। ऐसे ही sin x का जो डेरिवेटिव होगा वो होगा cos x, और cos x का जो डेरिवेटिव होगा वो होगा माइनस ऑफ sin x, और tan x का जो डेरिवेटिव होगा वो होगा sec स्क्वायर x। और भी बहुत सारे फॉर्मूले हैं डेरिवेटिव्स के, लेकिन चूंकि ये पहली एक्सरसाइज है तो इसलिए इस एक्सरसाइज में फॉर्मूले यही यूज होंगे। अब कुछ और तरीके हैं करने के, उनके बारे में हम और डिस्कस कर लेते हैं। यहां पर भी दिए गए हैं और हम आगे भी आपने पेज पे भी मैं इसको क्लियर कर दूंगा। तो फॉर्मूले सिर्फ एक्सरसाइज के लिए इतने ही हैं, जैसे जैसे एक्सरसाइज आगे बढ़ेंगी वैसे वैसे और भी फॉर्मूले आएंगे। तो मैं अभी सारे फॉर्मूले आपके सामने नहीं रख रहा हूं क्योंकि शायद आप सारे ना याद कर पाए, तो इसीलिए 4-5 ही हैं, बस वही याद कर लीजिए। और कुछ ट्रिक्स हैं या कुछ टैक्टिक्स हैं करने की, वो समझ लीजिए। तो पहली एक्सरसाइज में कहीं कोई इशू नहीं आएगा। तो क्या और चीजें हैं बाकी, मैं उन पर थोड़ा सा डिस्कशन कर लूं। जैसे डिफरेंशिएशन का सिंबल सबसे पहले आपको समझ में आना चाहिए कि डिफरेंशिएशन का जो सिंबल है वो क्या होता है। तो कभी भी अगर किसी भी फंक्शन का आपको डिफरेंशिएशन करना है तो उसका सिंबल होता है d/dx। ये डिफरेंशिएशन का सिंबल है d/dx। अगर ये किसी फंक्शन के सामने लग जाता है, जैसे कोई फंक्शन है fx और उसके सामने या उसके आगे आपने इस तरीके से लगा दिया d/dx, तो ये अंडरस्टूड है कि उस फंक्शन का आपको डिफरेंशिएशन करना है या उसका डेरिवेटिव निकालना है। तो डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव दोनों में कंफ्यूज मत होना, दोनों का मतलब ही डिफरेंशिएशन ही करना होता है। तो फंक्शन कोई है और d/dx अगर उसके सामने लग जाता है तो ये उसका सिंबल हो जाता है। d मीन्स ऊपर वाले d का मतलब होता है डिफरेंशिएशन और नीचे वाले का मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू। जैसे अगर हम बात करें तो ये जो d/dx है, तो ये यहां पर x लिखा हुआ है नीचे, तो जो हम डेरिवेटिव कर रहे हैं वो x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं।
तो डी अपॉन डी एक्स अगर लिखा है तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोला जाएगा। ठीक है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब बहुत से लोगों के दिमाग में ये आ सकता है कि सर डिफरेंशिएशन होता क्या है। डिफरेंशिएशन के बारे में मैं हल्की सी बात बता दूं, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में उतना क्लियर नहीं हो पाता है, ऑफलाइन में और अच्छे से क्लियर होता है, बट आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। अगर आप डिफरेंशिएशन की बात करते हैं कि डिफरेंशिएशन होता क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक लड़का है जिसकी हाइट प्रेजेंट टाइम में, सपोज उसकी हाइट है 4 फीट। ठीक है, प्रेजेंट टाइम में उसकी जो हाइट है वो है 4 फीट, और उसकी जो एज है इस समय वो सपोज है 12 ईयर्स। ठीक है, ध्यान से डाटा को समझना कि एक कैंडिडेट है या एक लड़का है जिसकी हाइट है 4 फीट और जो है उसका जो करंट एज है वो है 12 ईयर्स। हम बात करते हैं कुछ सालों के बाद, जैसे सपोज मैंने कहा कि अब उसकी जो हाइट है वो हो गई है 5 फीट और इस समय जो उसकी एज है वो है 3 ईयर्स, सॉरी 15 ईयर्स, सॉरी कुछ भी आप लिख सकते हैं, 3 ईयर्स कम हो जाएगा, तो इसलिए ऑब्वियसली जब हाइट बढ़ रही है तो ईयर्स भी बढ़ाने ही पड़ेंगे, तो इसलिए ऑब्वियसली डाटा बड़ा लेना पड़ेगा। तो एक छोटा सा डाटा मैंने ले रखा है कि 4 फीट उसकी हाइट है, कब, जब उसकी एज है 12 ईयर्स, और 5 फीट उसकी हाइट हो जाती है जब हमने उसकी एज ले रखी है कितनी, 15 ईयर्स। अब यहां पर थोड़ा सा चेंज देखना, इसकी हाइट में चेंज हुआ है। इसकी हाइट में अगर हम चेंज की बात करें तो कितना चेंज हुआ है, 1 फीट का। और किस रिस्पेक्ट में हुआ है, ये चीज मैन है, किस रिस्पेक्ट में हुआ है, तो ये हुआ है 3 साल के डिफरेंस के अंदर, 3 इयर्स के डिफरेंस के अंदर। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि बच्चे की हाइट में चेंज हुआ है विद रिस्पेक्ट टू 3 इयर्स, या हम कह सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। 3 इयर्स इज ऑब्वियसली अ टाइम। ठीक, और ये हम एक तरीके से कह सकते हैं हाइट। इसका मतलब क्या हुआ, बच्चे की हाइट में चेंज हो रहा है, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। समझ आया? तो चेंज जो होता है वर्ड, यही डिफरेंशिएशन होता है। किसी भी चीज में जो चेंज किया जाता है वो चेंज ही डिफरेंशिएशन बोला जाता है। तो अगर हम इसे डिफरेंशिएशन लिखें तो हम क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएशन यानी कि डिफरेंस इन हाइट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अच्छे से समझना इस चीज को कि डिफरेंस इन हाइट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये डिफरेंशिएशन हो जाता है कि किसी भी सर्टेन क्वांटिटी में जो डिफरेंस आ रहा है या जो चेंज आ रहा है वो किसी ना किसी रिस्पेक्ट में तो जरूर होगा, और अगर किसी ना किसी रिस्पेक्ट में है तो फिर ऑब्वियसली आप समझ जाइए कि वो डिफरेंशिएशन है। ऐसे ही मैं यहां बात कर रहा हूं कि ये कोई फंक्शन है fx और हम इसका डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं। तो डिफरेंशिएशन यानी कि चेंज, एक तरीके से तो चेंज कहीं ना कहीं किसी के रिस्पेक्ट में तो होगा ही होगा। तो वो किसके रिस्पेक्ट में होता है वो नीचे लिखा जाता है। जैसे मैं कह रहा हूं ये एक फंक्शन है और फंक्शन में डिफरेंशिएशन में x के रिस्पेक्ट में निकालना चाह रहा हूं, तो x के रिस्पेक्ट x कुछ भी हो सकता है वहां पर, जैसे जैसे क्वांटिटी हो गया। जैसे अगर हम सपोज एक और छोटा सा एग्जांपल लें, कि छोटा सा एग्जांपल जैसे गोल्ड प्राइस ही ले लें। गोल्ड प्राइस इस समय आप देख रहे हैं काफी हाइक कर रहे हैं, अगर आप लोग न्यूज़पेपर या न्यूज देखते हो गोल्ड के प्राइस काफी हाइक कर रहे हैं। तो गोल्ड के प्राइस में चेंज आ रहा है और हर दिन चेंज आता है, आज कुछ और प्राइस है, कल कुछ और होते हैं, परसों कुछ और होते हैं। तो उसकी प्राइस में चेंज हो रहा, भले कम हो या ज्यादा हो, बट चेंज तो हुआ या डिफरेंस तो आया ना उसके प्राइस में। किसके रिस्पेक्ट में, वो भी टाइम के रिस्पेक्ट में, क्योंकि आज कुछ और है कल कुछ और होगा, तो टाइम ही तो चेंज हो रहा है। तो टाइम चेंज होने के रिस्पेक्ट में जो है वो उसके प्राइस चेंज हो रहे हैं, तो वो भी एक डिफरेंस है या वो भी एक डिफरेंशिएशन है। समझ पाए? तो डिफरेंशिएशन हमेशा किसी एक क्वांटिटी में होता है और किसी ना किसी एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में होता है। कभी भी आप देख लीजिए, किसी भी चीज में आपकी नॉलेज है, आपकी नॉलेज भी चेंज हो रही है, आपकी जो एजुकेशन है वो चेंज हो रही है। लास्ट ईयर आप 11th क्लास में थे, इस बार आप 12th क्लास में हैं, तो ये किसके रिस्पेक्ट में हुआ है? एक साल आपने वेस्ट किया है ना उसमें, या एक साल आपको लगा है ना उसमें कि 11th से 12th तक आने में, तो वो भी चेंज हुआ है। आपकी क्लास में भी चेंज हुआ है और वो किसके रिस्पेक्ट में हुआ है? तो वो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हुआ है। तो हर एक चीज जब बदलती है या उसमें चेंजेस आते हैं तो कहीं ना कहीं वो किसी ना किसी रिस्पेक्ट में बदलती है,
और वो रिस्पेक्ट जो होता है वही डिफरेंशिएशन में नीचे लिखा जाता है। वो टाइम हो सकता है या कुछ वो और भी हो सकता है, तो वो यहां लिखा जाता है। हमारी बुक में मोस्टली जो है वो x के ही रिस्पेक्ट के फंक्शन आपको देखने को मिलेंगे, मोस्टली जो है वो x के ही रिस्पेक्ट में होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल x के ही रिस्पेक्ट में किया जा सकता है, किसी भी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन इज ऑल अबाउट अ चेंजेस इन अ सर्टेन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू द अनदर क्वांटिटी। कोई भी सिंगल क्वांटिटी में कोई चेंज आना विद रिस्पेक्ट टू द कोई दूसरी क्वांटिटी के, ऐसे किसी भी चेंज को हम लोग डिफरेंशिएशन की कैटेगरी में रखते हैं। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे, क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट ज्यादा ही क्लियर करते रहे तो वीडियो बहुत क्लियर बहुत लंबा हो जाएगा। आप बार बार इसी चीज को रिपीट करिएगा, आप देखिएगा इसको तो आपको समझ आएगा। अब मैं कुछ बेसिक फॉर्मूलों के बारे में तो बात कर ही चुका हूं, कुछ तरीकों पर और बात कर लेता हूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको कभी ऐसा मिल जाए कि डिफरेंशिएशन आपको करना है d/dx ऑफ किस तरीके का डिफरेंशिएशन आपको ऐसा करना है कि आपके पास एक फंक्शन है fx और एक फंक्शन है gx, कोई भी दो फंक्शंस मैंने ले लिए और उनके बीच में सिंबल लगा है प्लस का, यानी कि कोई भी एक फंक्शन लिखा है fx प्लस कोई एक फंक्शन लिखा है gx। तो इस तरीके के फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे करेंगे? बहुत ही सिंपल है। इस तरीके के फंक्शन का डेरिवेटिव करने के लिए आप क्या करेंगे, d/dx ऑफ fx और प्लस बीच में सिंबल जैसा लगा है लगा रहने दीजिए, एंड d/dx ऑफ gx। तो आप सीधा यही काम करिए कि fx का डेरिवेटिव अलग कर दीजिए, बीच में प्लस का सिंबल लगा है, gx का डेरिवेटिव आप अलग कर दीजिए। मतलब अगर किन्हीं दो फंक्शंस को बीच में प्लस से जोड़ा गया है और उस पूरे का डिफरेंशिएशन आपको करना है, तो डिफरेंशिएशन अंदर दोनों पर पार्शियली हो सकता है। एक तरीके से हम इसे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कह सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू द एडिशन। एडिशन के रिस्पेक्ट में जो डिफरेंशिएशन है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है। मतलब अगर बाहर डिफरेंशिएशन लगा है तो वो दोनों पर पर्टिकुलर या पार्शियली भी लगाया जा सकता है। सेम यही प्रोसीजर माइनस में भी लागू होता है, तो इसलिए मैं यहां पर प्लस माइनस दोनों लगा देता हूं कि अगर दो फंक्शंस के बीच में प्लस लगा है या दो फंक्शंस के बीच में माइनस लगा है, तो आप क्या करिए, दोनों फंक्शंस का अलग अलग जो है वो डिफरेंशिएशन कर दीजिए। अगर प्लस लगा है तो बीच में सिंबल प्लस का आएगा, और अगर माइनस लगा है तो बीच में सिंबल किसका आएगा, माइनस का। ठीक, बाकी कोई चेंज नहीं होगा। दोनों फंक्शंस पे भी देखिए मैंने अलग अलग डेरिवेटिव लगा दिया है। डेरिवेटिव करेंगे कैसे वो बात की बात है, ये एक प्रोसेस है। मैंने कहा ना ये प्रोसेस है, अप्लाई कैसे करेंगे वो हम न्यूमेरिकल में देखेंगे, प्रोसेस समझ लीजिए। तो प्लस और माइनस पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पूरी तरीके से फॉलो होता है। इस फंक्शन पर अलग हो जाएगा और इस फंक्शन पर अलग हो जाएगा। और कुछ बारे में बातें कर लेते हैं। तो प्लस और माइनस के तो रिस्पेक्ट में ऐसे हो गया। अब चलते हैं मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में कि मल्टीप्लिकेशन में कैसे डील करता है ये। तो मल्टीप्लिकेशन के बारे में बात करें, यहां पर कुछ स्पेशल केसेस हैं। जैसे पहला केस, अगर केस ऐसा है कि एक कांस्टेंट है और एक कोई फंक्शन है उसके साथ मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई यहां पर भी है लेकिन जो है एक कांस्टेंट है और एक फंक्शन है, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में ऐसा होगा जैसे कांस्टेंट जो है उसे आप बाहर कर देंगे और जो फंक्शन है केवल उसी का डिफरेंशिएशन आप करेंगे, कांस्टेंट बाहर हो जाएगा। ठीक, अगर आपको समझ नहीं आता है कि इस तरीके का फंक्शन कैसा होगा, तो मैं हल्का सा यहां पर आपको समझा देता हूं कि इस तरीके का फंक्शन कैसा होगा। जैसे मैं आपसे कह दूं d/dx ऑफ आपको डिफरेंशिएशन करना है 5x² का, ऐसा कोई फंक्शन मैंने आपको दे दिया। तो आप देख लीजिए ये बिल्कुल इसी तरीके का है कि इसमें c की जगह 5 है, मतलब कांस्टेंट की जगह 5 है, और फंक्शन जो है उसकी जगह कितना है, x²। तो आप देख लीजिए ये उसी फॉर्मेट का है बिल्कुल। तो इसमें क्या होगा, 5 को आप आगे कर लोगे और डिफरेंशिएशन केवल किसका करोगे, x² का। अब x² का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कैसे होगा, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी सिर्फ हम कॉन्सेप्ट्स पर बात कर रहे हैं कि कॉन्सेप्ट क्या होगा हमारा क्वेश्चनों को करने का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मल्टीप्लाई में एक केस तो ये हो गया कि मतलब एक कांस्टेंट हो और एक फंक्शन हो, तो आप किस तरीके से इसे टैकल करेंगे। अब बात करते हैं हम d/dx, दूसरा केस लेते हैं। जैसे हमारे पास जो दोनों टर्म मल्टीप्लाई में है वो दोनों के दोनों वेरिएबल हैं, तो मैंने एक फंक्शन fx ले लिया और एक मैं ले ले रहा हूं अलग दिखाने के लिए gx। तो इसमें और इसमें अंतर देखिए, पहले वाले में दो टर्म्स मल्टीप्लाई में थे लेकिन उसमें से एक कांस्टेंट था और एक वेरिएबल था।
लेकिन इस बार क्या है, दोनों टर्म्स जो मल्टीप्लाई में है वो दोनों के दोनों ही वेरिएबल हैं। ठीक है, बात समझ आई? तो उस केस में क्या होगा, तब कुछ कैंडिडेट क्या करते हैं, जैसा कि उन्होंने एडिशन में प्रोसेस लगाया था, सबसे ज्यादा गलतियां यही होती हैं बेटा। मैं यहां पे फिर से आपको रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि डिफरेंशिएशन इज नॉट अ हार्ड चैप्टर, बट यहां पर हम लोग जो चीजें हमें सिखाई जाती हैं हम उन्हें भूल जाते हैं, क्योंकि यहां पर चीजें बहुत हैं सीखने के लिए। तो मैंने प्लस और माइनस में आपसे कहा था कि अगर कोई भी दो फंक्शंस दे रखे हैं, उनके बीच में प्लस या माइनस का सिंबल लगा है और उसके बाहर डिफरेंशिएशन का सिंबल लगा है, मतलब उस पूरे फंक्शन का आपको डिफरेंशिएशन करना है, तो आप क्या करेंगे, पहले का अलग कर देंगे, बीच में जो भी प्लस और माइनस का सिंबल लगा है वो दूसरे का कर देंगे और लिख देंगे आंसर को। सेम वही प्रोसेस वो बच्चे क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन में भी लगाने की कोशिश करते हैं कि जैसा कि सर ने कहा था कि प्लस और माइनस है तो दोनों पर अलग अलग लग जाएगा, तो ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन पर भी लगा लेंगे। तो वो क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स अलग कर लेते हैं। मैं एक बार लिख के भी दिखा देता हूं ताकि जो गलती आप लोग करते हैं वो ना करें। वो क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स इसे ऐसे कर देते हैं और फिर मल्टीप्लाई का सिंबल लगाया, जैसे प्लस का सिंबल था वैसे ही उन्होंने मल्टीप्लाई का सिंबल लगाया और डिफरेंशिएशन ऑफ जी एक्स अलग कर दिया। और इस तरीके से जो भी कैलकुलेशन करके आंसर आता है वो निकाल देते हैं और तुरंत वो क्वेश्चन गलत हो जाता है, क्योंकि ऐसे करना ही नहीं था। तो याद रखिए, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है वो केवल और केवल प्लस और माइनस पर लागू होता है, मल्टीप्लिकेशन पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लागू नहीं होता है। तो फिर मल्टीप्लिकेशन में सही चीज क्या होगी, तो मैं यहीं पर इसको क्लियर कर रहा हूं कि सही क्या होगा। तो याद रखिए, इसके लिए जब भी दो फंक्शंस हों और दोनों के दोनों वेरिएबल हों तभी इस फॉर्मूले को लगाना। अगर एक कांस्टेंट है तो फॉर्मूले लगाने की कोई जरूरत नहीं, आप कांस्टेंट को बाहर करिए और केवल वेरिएबल का डिफरेंशिएशन करिए। अब आते हैं फॉर्मूले पर कि क्या फॉर्मूला होगा। तो ध्यान से देखना, फॉर्मूला होता है फर्स्ट फंक्शन जो भी आपका है उसे एज इट इज रखिए, जैसा भी जो भी आपको क्वेश्चन में दे रखा है, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ द सेकेंड फंक्शन, यानी कि डी अपॉन डी एक्स ऑफ द जी एक्स, सेकेंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ द सेकेंड फंक्शन प्लस, बीच में प्लस का सिंबल, सेकेंड फंक्शन विच मीन्स जी एक्स वो एज इट इज रखिए, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ द फर्स्ट फंक्शन। बहुत इजी फॉर्मूला है, बस याद रखना है कि लगाना कहां पर है, क्योंकि जहां पर लगाना होता है वहां पर हम लगाते नहीं है। याद रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। दो फंक्शंस हैं, सिंपल, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। बहुत सिंपल है, याद रखना तो याद रहेगा। तो मल्टीप्लाई में ये दो केसेस बन जाते हैं आपके सामने कि पहला केसेस जब एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल हो, और दूसरा केसेस जब दोनों ही के दोनों वेरिएबल हो। ठीक, तो ये मल्टीप्लिकेशन का केस हो जाता है। अब बात करते हैं हम डिवाइडेशन का, क्योंकि प्लस हो चुका है, माइनस हो चुका है, मल्टीप्लिकेशन हो चुका है, तो अब डिवाइड भी आएगा। हाँ, इस बुक को, इस फॉर्मूले को जो आपके सामने मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला दे रखा है, बुक में आप इसे कैसे देखेंगे, इसको बोलते हैं चेन रूल। चेन रूल, इस फॉर्मूले को, जो फॉर्मूला आपको मैं मल्टीप्लिकेशन वाला पढ़ा रहा हूं, तो इसको वर्ड्स में चेन रूल बोलते हैं। तो जहां पर भी आपको चेन रूल दिखाई दे, समझ लीजिए ये प्रोडक्ट का फॉर्मूला है। प्रोडक्ट फॉर्मूला भी इसे बोलते हैं, चेन रूल भी बोलते हैं, लेकिन पॉपुलर जो है वो चेन रूल ज्यादा है। एनसीईआरटी में चेन रूल बोला गया है, तो मैं जब समझाऊंगा तो मैं चेन रूल भी यूज कर दूंगा, प्रोडक्ट फॉर्मूला भी यूज कर दूंगा, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, तो ये मल्टीप्लिकेशन का हो जाता है। अब चलते हैं डिवाइडेशन पर। तो ऐसे ही डी अपॉन डी एक्स, मतलब किसी ऐसे फंक्शन का आपको डेरिवेटिव करना है जिसमें दो फंक्शंस डिवाइड में लिखे गए हैं। जैसे एक फंक्शन ऊपर एफ एक्स लिखा गया है और एक लिखा गया है जी एक्स, ये डिवाइड में आपको लिख दिए दोनों के दोनों। अब डिवाइड में भी वो रूल लागू नहीं होगा कि आपने क्या किया, एफ एक्स का अलग कर दिया और जी एक्स का अलग कर दिया और दोनों को डिवाइड में लिख दिया। नहीं, वो बात केवल और केवल प्लस और माइनस तक ही सीमित थी। मल्टीप्लाई के लिए भी आप देख लीजिए, एक नया फॉर्मूला जनरेट होके आया है, चेन रूल जिसे बोल रहे हैं, और डिवाइड में भी डिवाइड में भी आपके लिए एक नया फॉर्मूला निकल के आएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होगा, ध्यान से देखना। फॉर्मूला होता है डिनोमिनेटर यानी कि जी एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर यानी कि डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ एक्स। ध्यान से देखना, तो डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस
न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ द डिनोमिनेटर, तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ द जी एक्स अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर, तो जी एक्स का होल स्क्वायर। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं इस चीज को कि डिनोमिनेटर यानी कि नीचे वाला टर्म, डिफरेंशिएशन ऑफ द न्यूमरेटर मतलब ऊपर वाला टर्म, माइनस न्यूमरेटर यानी कि ऊपर वाला टर्म, डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन होल अपॉन टोटल के डिनोमिनेटर स्क्वायर, जो भी डिनोमिनेटर दे रखा है उसका स्क्वायर। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द डिवाइड रूल, यानी कि हम जो डिवाइड रूल में जो यूज करते हैं वो ये फॉर्मूला है। तो यहां पर आपको देख लीजिए जो भी हमारे 4 बेसिक ऑपरेशंस होते हैं, चाहे वो प्लस का हो, माइनस का हो, मल्टीप्लाई का हो या फिर डिवाइड का हो, वो मैंने चारों आपको समझा दिए हैं कि चारों फॉर्मूले जो हैं वो क्या होते हैं। तो आप देख लीजिए प्लस और माइनस है तो कुछ करना ही नहीं है, जो भी दोनों फंक्शंस दे रखे हैं आप केवल क्या करिए, आप उसमें सिर्फ और सिर्फ उनका अलग अलग डेरिवेटिव कर दीजिए। बीच में प्लस या माइनस का जो भी सिंबल लगा है वो लगा रहने दीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर प्रोडक्ट लगा है तो प्रोडक्ट के लिए आपको अलग से एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, और ऐसे ही डिवाइड अगर लगा है तो डिवाइड के लिए भी आपको अलग से एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक ऑपरेशंस जो हमारे पास चारों ऑपरेशंस होते हैं तो उनके लिए है प्रोडक्ट रूल, और ये आपका डिवाइड रूल बोला जाता है। ठीक, इसे क्वोशिएंट रूल भी बोलते हैं, वो भी आप समझ सकते हैं, और डिवाइड रूल भी बोलते हैं इसी को ही। ठीक, अब बात करते हैं कुछ और चीज़ों पर, कुछ और चीज़ों के बारे में जानकारी ले लेते हैं कि कुछ और चीज़ें हम किस तरीके से कंप्लीट कर पाएंगे या किस तरीके से हम उन्हें टैकल करेंगे, क्योंकि ये पूरा वीडियो जो होगा हमारा वो केवल और केवल कॉन्सेप्ट बेस पर ही होगा। बाकी हम इसके क्वेश्चंस जो हैं वो नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ये सिर्फ कॉन्सेप्ट बेस है क्योंकि डेरिवेटिव जो है वो कॉन्सेप्चुअल है। तो अगर हम बात करें कुछ और चीज़ों की, जैसे अभी मैंने आपको कुछ फॉर्मूले दिखाए थे बुक में, अब हम फॉर्मूलों पर आते हैं कि इन्हें लगाना कैसे सीखेंगे। जैसे मैंने बुक में आपको कुछ फॉर्मूले दिखाए थे, फॉर्मूले किस तरीके के थे, जैसे एक पहला फॉर्मूला था उसमें लिखा था कि डी अपॉन डी एक्स मतलब डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन विच इज इन द फॉर्म ऑफ एक्स की पावर एन। ये फॉर्मूला आपको मैंने अभी वीडियो के स्टार्टिंग में ही दिखाया था, एनसीईआरटी में दे रखा है कि एक्स की पावर एन के टाइप का कोई फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव कैसे किया जाएगा या क्या होगा। ठीक है, अब सबसे पहले तो बात समझ में आनी चाहिए कि एक्स की पावर एन जो है वो फॉर्म क्या है। मैं इसके साथ एग्जाम्पल भी देता चलूंगा कि एग्जाम्पल कैसा होगा। जैसे मैंने इसका फॉर्मूला पहले मैं लिख देता हूं, इसका फॉर्मूला लिखा था वहां पर एन एक्स की पावर एन माइनस वन, याद होगा। तो एन एक्स की पावर एन माइनस वन, ये सारे फॉर्मूले बेटा आपको याद करने हैं, क्योंकि बगैर फॉर्मूलों के याद किए आप जो है क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर सकते हैं, और बहुत सारे फॉर्मूले हैं इसमें, तो बिल्कुल क्लियर फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन जो होता है वो होता है एन एक्स की पावर एन माइनस वन। मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ कि x की पावर n जो है वो किस तरीके के फंक्शंस में काम करेगा। जैसे मैंने एक यहाँ पर फंक्शन ले लिया d अपॉन डी एफ ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, एक्स क्यूब मैंने ले लिया, तो आप देख लीजिए ये x की पावर n की फॉर्म का है। क्यों? क्योंकि नीचे हमेशा x होना चाहिए और n का मतलब कोई भी एक कांस्टेंट होना चाहिए यहाँ पर n की जगह। तो n की जगह आप देख लीजिए 3 है, तो यहाँ पर n जो होता है वो कांस्टेंट होता है और जो x है वो वेरिएबल होता है। तो अगर कभी आपसे पूछा जाए कि एक्स क्यूब का डेरिवेटिव करिए, तो एक्स क्यूब का जो डेरिवेटिव है वो एक्स की पावर n के टाइप का होगा, और x के पावर n का जो टाइप होता है उसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है n एक्स की पावर n माइनस वन। n क्या मतलब जो पावर है उसे आप क्या करिए आगे लिखिए, तो पावर को आगे लिखिए सबसे पहले 3, और जो x की पावर जो अब बचेगी वो n माइनस वन, यानी कि पहले जितनी थी उसमें से एक कम। तो पहले थी 3, तो 3 में से अगर एक कम करेंगे तो कितना बचेगा? 2। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो 3x स्क्वायर जो है वो डेरिवेटिव होगा किसका? एक्स क्यूब का। बहुत सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, बहुत ही सिंपली हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो ये है x की पावर n के टाइप का जो कॉन्सेप्ट था। हाँ, बहुत सिंपल, आप आराम से इसे समझ सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही बाकी 3 थे, एक साइन x का डेरिवेटिव था, एक cos x का था और एक tan x का था। तो इसमें तो कोई दिक्कत थी ही नहीं। साइन x का जो डेरिवेटिव था वो था cos x का जो डेरिवेटिव था वो था माइनस साइन x,
और 10x का जो डेरिवेटिव था वो था sec स्क्वायर x। ये सारे फॉर्मूले आपको एनसीईआरटी में ही दे रखे हैं। तो फॉर्मूले आपको याद करने हैं, और जो मैंने अभी इस पेज पर जो ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर किया है कि प्लस या माइनस आता है तो हम क्या क्या एप्लीकेशन लगाते हैं या कैसे कैसे इसे टैकल करते हैं, तो वो आपको पूरा कंप्लीटली समझना है, तब जाके हम पहली एक्सरसाइज को कंप्लीट कर पाएंगे। एक चीज़ और इस पूरे कॉन्सेप्ट में बताना भूल गया कि अगर कभी इस तरीके का केस बन जाए कि d/dx ऑफ, और जो भी यहां पर लिखा है वो पूरा कांस्टेंट टर्म हो, मतलब उसमें वेरिएबल ना हो, पूरा का पूरा कांस्टेंट हो, ठीक है, तो उस केस में उसका डेरिवेटिव हमेशा कितना होगा? 0। क्यों? क्योंकि मैंने अभी इंट्रोडक्शन आपको बताया था कि डेरिवेटिव इज ऑल अबाउट द डिफरेंस या द चेंज। किसी भी सर्टेन क्वांटिटी में जो चेंज आता है या जो उसमें डिफरेंस आता है वही क्या बोला जाता है? डिफरेंशिएशन। अब आप अच्छे से जानते हो कि कांस्टेंट की डेफिनेशन ही यही होती है कि कांस्टेंट टर्म वो टर्म होता है जो समय के साथ या जो टाइम के साथ कभी भी चेंज ना हो। अगर वो चेंज नहीं होगा तो ही वो कांस्टेंट टर्म बोला जाएगा। तो सिंपल सी बात है कि अगर आप कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, मतलब आप ये जानना चाह रहे हैं कि कांस्टेंट टर्म में क्या चेंज आएगा, तो वो तो ऑब्वियसली कितना होगा? 0, क्योंकि कांस्टेंट टर्म में कभी भी कोई भी चेंज नहीं आता है। समझ आई बात? तो ये भी आप याद रखिएगा कि कभी आपको कंफ्यूज कर देता है कि कांस्टेंट टर्म दे देगा और फिर आपको कंफ्यूज करवाएगा। जैसे एक मैं छोटा सा एग्जांपल आपके सामने रखता हूं, d/dx, उसने एक फंक्शन दे दिया a की पावर b। ध्यान से देखना, a की पावर b। अब बहुत से बच्चे जो हैं वो इसे क्या करते हैं, हो सकता है थोड़ा हेजिटेशन में या थोड़ा स्पीड बनाने के चक्कर में वो इसको कंपेयर कर देते हैं x की पावर n से, जो आपके सामने फॉर्मूला लिखा है, क्योंकि उनका मानना सिर्फ इतना ही होता है कि जो भी चीज पावर पे है वो हमेशा x की पावर n का ही टाइप होगी। बट ये यहीं पे गलती हो जाती है। ये टर्म x की पावर n के टाइप का बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले x की पावर n का जो टाइप होता है उसमें नीचे x होना चाहिए। x मतलब वेरिएबल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमेशा x ही होना चाहिए। ये चीज मैं यहां पर आपको क्लियर कर दूं कि इसका मतलब ये भी नहीं है कि हमेशा नीचे x ही होना चाहिए। x का मतलब क्या है, यहाँ x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? यहाँ x रिप्रेजेंट कर रहा है कि नीचे जो टर्म होना चाहिए वो वेरिएबल होना चाहिए। तो इससे आप ऐसे भी समझ सकते हो कि ये फॉर्म है वेरिएबल, मतलब v मतलब मैं वेरिएबल से रिप्रेजेंट कर रहा हूं इसको, तो v मतलब वेरिएबल की पावर n जो होना चाहिए वो कांस्टेंट होना चाहिए। तो वेरिएबल की पावर कांस्टेंट। अगर कहीं पर केस ऐसा बनता है कि वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है तो आप उसमें फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं x की पावर n। याद रखिएगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कंफ्यूजन यहीं पर सबसे ज्यादा होती है। तो वेरिएबल की पावर कांस्टेंट अगर है, वेरिएबल कुछ भी हो, कोई भी वेरिएबल, जरूरी नहीं यहाँ x ही हो, 2x हो, 3x हो, 4x हो, 5x हो, कुछ भी हो, लेकिन नीचे वाला टर्म, पूरा टर्म जो है वो वेरिएबल होना चाहिए। अगर वेरिएबल है और ऊपर कांस्टेंट है तो आप समझ जाइए कि आपको ये फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, यहां पर आप कंपेयर करिए कि यहां पर ऐसा ही केस है, तो यहां पर a की पावर b है। अब यहां पर आप a b c में कंफ्यूज मत होइए कि a वेरिएबल है या कांस्टेंट है, तो ऑब्वियसली a b c जितने भी होते हैं सारे के सारे कांस्टेंट होते हैं, यहां पर भी कांस्टेंट ही ट्रीट करेंगे। तो यहां पर अगर हम बात करें तो कंपेयर करें कि क्या ये इस फॉर्म पर है, मतलब वेरिएबल की पावर कांस्टेंट की फॉर्म पर है, क्योंकि अगर इस फॉर्म पे होगा तभी ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो अगर हम यहां देखें तो a भी कांस्टेंट मतलब कांस्टेंट और b भी कांस्टेंट मतलब कांस्टेंट। तो ये केस है कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट, ना कि वेरिएबल की पावर कांस्टेंट। समझ आया? बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा क्योंकि बहुत ज्यादा टफ कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो वेरिएबल की पावर कांस्टेंट जो है वो इस फॉर्म को डील करता है, और ये है कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट, मतलब इसमें दोनों के दोनों ही टर्म कांस्टेंट है, कहीं पर भी वेरिएबल है ही नहीं। और अगर कहीं पर वेरिएबल नहीं है तो ये केस है ये वाला कांस्टेंट, पूरा टर्म कांस्टेंट है क्योंकि वेरिएबल कहीं है नहीं, तो उसका डिफरेंशिएशन कितना होगा? 0। और कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसे x की पावर n से कंपेयर करके और फिर वो फॉर्मूला लगा के इसे सॉल्व करते हैं। ये गलती कभी भी मत करिए। ठीक है, इसका एक और मिलता जुलता फॉर्म है, वो मैं समझाता हूं, d/dx ऑफ। अब क्वेश्चन ने क्या किया, क्वेश्चन ने ऐसे लिख दिया x की पावर x या x की पावर y, कुछ भी लिख सकता है, x की पावर x। उसने ऐसे लिख दिया और कहा
कि भाई इसका डेरिवेटिव बताओ, ठीक है, इसका डेरिवेटिव बताओ। अब फिर से वही केस, इस केस को फिर से बच्चे क्या करते हैं, यही एक्स की पावर एन को कंपेयर करते हैं या एक्स की पावर एन कंसीडर करते हैं कि एक्स की पावर एन टाइप का है। लेकिन आप अगर एक्स की पावर एन को ऐसे समझोगे ना, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, तो बहुत चीजें क्लियर हो जाएंगी आपको। वेरिएबल की पावर कांस्टेंट टाइप में तो आप इसे समझिए, क्या ये वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है? नहीं, ये है वेरिएबल की पावर वेरिएबल, क्योंकि एक्स भी वेरिएबल नीचे वाला और ऊपर वाला भी एक्स वेरिएबल, दोनों ही वेरिएबल हैं, क्योंकि एक्स तो हमेशा ही वेरिएबल रहता है। तो ये वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, इसे आप एक्स की पावर एन से नहीं कर सकते। और ये गलती आप कभी भी मत करिए, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, फिर भी आप देखना आप में से बहुत से ऐसे हैं जो इस गलती को करेंगे और कर चुके होंगे, जिन लोगों ने ये पहले चैप्टर पढ़ रखा है, ठीक है। तो उस केस में भी ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। ये क्वेश्चन कैसे होगा, किस तरीके से हम करेंगे, तो हम उसे आगे करेंगे, क्योंकि एक्सरसाइज ये पहली है, तो पहली एक्सरसाइज में हम सारी चीजें नहीं समझ रहे हैं, बस हम डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं कि कहां पर एक्स की पावर एन का फॉर्मूला लगाना है और कहां पर नहीं लगाना है। तो यहां पर नहीं लगाना है, तो ऐसा नहीं है कि इसका डिफरेंशिएशन होगा, नहीं होगा, लेकिन तरीका दूसरा होगा, जो कि हमारी पहली एक्सरसाइज में नहीं है। तो अभी हमारा पूरा इंट्रोडक्शन जो है वो पहली एक्सरसाइज पर बेस्ड है, तो इसको कैसे करेंगे वो हम बाद में करेंगे। लेकिन हाँ, इतना क्लियर कर दूं कि इसमें एक्स की पावर एन का फॉर्मूला नहीं लगेगा, ठीक। एक और इससे मिलता जुलता केस मैं दिखाता हूं आपको, डी अपॉन डी एक्स ऑफ, मैंने लिख दिया 5 की पावर एक्स, ऐसे लिख दिया 5 की पावर एक्स। अब आप इसे देखो, इसे भी फिर कंपेयर करने जाते हैं एक्स की पावर एन से, जो कि अब आप तो समझ ही चुके हैं कि होगा ही नहीं, क्योंकि एक्स की पावर एन मतलब वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, वेरिएबल नीचे कांस्टेंट ऊपर। यहां पर अगर आप देखेंगे तो कांस्टेंट नीचे है और वेरिएबल ऊपर है, ये उल्टा है उसका, बिल्कुल अपोजिट। जहां पर वहां वेरिएबल नीचे होता है, कांस्टेंट ऊपर, यहां पर कांस्टेंट नीचे है और वेरिएबल ऊपर, तो फिर से वो फॉर्मूला नहीं लग सकता है। कैसे होगा ऑब्वियसली मैं आगे डिस्कस करूंगा आपसे। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको समझनी है। एक्स की पावर एन एक छोटा सा फॉर्मूला है, लेकिन उससे आप देखो मैंने कितने कंक्लूजन आपके सामने निकाल के रखे हैं, क्योंकि आप शायद इतना सोचते भी नहीं होगे, बस जहां पर भी पावर देखा और लगा दिया। और एनसीईआरटी में उस टाइप के क्वेश्चंस है भी नहीं कि आपको इतना सोचना पड़े। आगे आपको मिलेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज में, आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन जो पहली एक्सरसाइज है उसमें देखने को कम मिलते हैं, तो हम लोग इस बात पर ध्यान ही नहीं दे पाते कि ऐसा भी केस बन सकता है। फिर सर्टेन एकदम से ऐसा केस आ जाता है आपके सामने और फिर आप गलती करके आ जाते हो। तो इसलिए याद रखना कि एक्स की पावर एन को हमेशा इस तरीके से समझना कि वेरिएबल की पावर कांस्टेंट। अगर आप इस तरीके से समझोगे तो कभी भी कोई गलती नहीं होगी और आप सारे क्वेश्चंस को आराम से समझते जाओगे, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीजों पर डिस्कशन करते हैं इसके कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग, कि हम लोग कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग और क्या क्या चीजों पर हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। जैसे मैंने एक्स की पावर एन के बारे में तो डिस्कस कर दिया, अब थोड़ा और चीजों पर आगे बढ़ते हैं ताकि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीधी एक्सरसाइज ही स्टार्ट कर पाए। तो मैं इस पेज को हटा रहा हूं और कुछ और चीजों के साथ सामने आ रहा हूं। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा था कि डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स, इस तरीके का कोई भी फंक्शन हो तो इसका एक बुक में डायरेक्ट फॉर्मूला दे रखा है cos x, ठीक। अब यहां पर थोड़ा सा चेंज करता है क्वेश्चन। वो क्या करता है, वो तुमसे पूछेगा कि बताइए d अपॉन डी एक्स ऑफ साइन 5x, या कुछ भी एंगल जो है वो चेंज कर देगा। जहां पर नॉर्मल फॉर्मूले में एंगल x होता है, वहां पर वो x से हटा के कुछ कर देगा, 2x कर दे, 3x कर दे, 4x 5x या कुछ और, कुछ भी कर दे। इस तरीके से वो कर देता है और कहता है कि इसका डेरिवेटिव बताओ। अब स्टूडेंट के दिमाग में क्या आता है कि भाई जब साइन x था तो cos x था, तो जब साइन 5x है तो cos 5x होगा। ये मैं उस आंसर को आपके सामने लिख रहा हूं जो कि 95% बच्चों के दिमाग में आता है कि साइन 5x है तो cos 5x होगा, एज सिमिलर टू कि जैसे साइन x का cos x होता है वैसे ही। बट यहीं पर थोड़ी सी गलती हो जाती है, चीजें बहुत अच्छे से समझना। जब भी आपके सामने कोई ऐसा फंक्शन आए और या ऐसे फंक्शन का आपको डेरिवेटिव करना हो जो बिल्कुल एज इट इज मैच होता है जो फॉर्मूले आपको बुक में दे रखे हैं उनसे, जैसे आपसे कहा जाए कि साइन एक्स का डेरिवेटिव निकालो, साइन एक्स का डेरिवेटिव है वो डायरेक्ट फॉर्मूले से मैच होता है जिसका फॉर्मूला होता है cos x, अब सीधा लिख दो। लेकिन यहां पर आप देखें साइन x नहीं था साइन 5x, मिलता जुलता साइन x वाले फॉर्मूले से ही है, लेकिन
थोड़ा सा चेंज है कि जहां पर एंगल x होना चाहिए वहां पर है 5x। तो थोड़ी देर के लिए तो इसे क्या करो, तुम ट्रीट कराओ कि ये x ही है, मतलब इस 5x को तुम x ही समझो माइंड में, बुक पे नहीं, माइंड में। तो अगर इसको sin x समझोगे तो इसका कितना cos x होगा, तो यानी कि cos 5x, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं होगी, क्योंकि ये फॉर्मूला जो था वो एक्यूरेट फॉर्मूले पर नहीं था। तो इसलिए एक बात यहां पर अच्छे से याद रखना कि जब भी किसी फंक्शन में कोई चीज डिफरेंट होती है नॉर्मल फॉर्मूले से, तो जो चीज डिफरेंट है उसका आप दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे और उसे पहले वाले के साथ ही मल्टीप्लाई में लिखेंगे। दोबारा से मैं अपने स्टेटमेंट को रिपीट कर रहा हूं कि sin x का डेरिवेटिव cos x होता है, लेकिन यहां पर था sin 5x, तो पहले तो इसे मैंने वैसे ही ट्रीट कराया कि cos 5x कर दिया, लेकिन नॉर्मली देखा जाए तो जहां पर x होना चाहिए था वहां पर 5x था, तो 5x जो है वो डिफरेंट था। तो मैं क्या कह रहा हूं कि जितनी चीज डिफरेंट होती है, जैसे x की जगह 5x था, तो जो चेंज वेरिएबल है उसका आप दोबारा डेरिवेटिव करेंगे, यानी कि d अपॉन dx करेंगे और उसे पहले के साथ मल्टीप्लाई में लिखेंगे, तो डिफरेंशिएशन किसका होगा, 5x का। ओके, 5x का डिफरेंशिएशन हो गया। अब 5x का डिफरेंशिएशन होगा कितना, तो इसे कंपेयर करिए कि ये किस फॉर्म का है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको कुछ फॉर्म्स सिखाई थी, वो फॉर्म्स क्या थी, जैसे इसमें से एक फॉर्म मैंने सिखाई थी कि अगर दो टर्म्स, ये वाली फॉर्म देखिए, अगर दो टर्म्स मल्टीप्लाई में है और उसमें से एक जो है वो कांस्टेंट है और दूसरा वेरिएबल है, तो उस केस में क्या होगा, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और डेरिवेटिव केवल किसका होगा, वेरिएबल का। तो आप देखिए इसी केस को हम लोग अप्लाई करते हैं। यहां पर अगर आप देखो तो दो टर्म्स मल्टीप्लाई में है, लेकिन उसमें से एक कांस्टेंट है और एक वेरिएबल है। ठीक, तो कांस्टेंट को मैं बाहर कर ले रहा हूं और डिफरेंशिएशन केवल किसका कर रहा हूं, वेरिएबल का, यानी कि d अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स। हाँ, cos 5x जो है वो बिल्कुल वैसा ही चलेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब x का डेरिवेटिव कितना होगा ये आपको समझना पड़ेगा कि x का डेरिवेटिव कितना होता है। क्या हम x को ऐसे लिख सकते हैं, x की पावर 1? वैसे तो आप लोग जानते होंगे, लेकिन चूंकि मैं पहली बार समझा रहा हूं तो इसलिए मैं हर चीज को क्लियर कर रहा हूं। x की पावर 1। अब क्या x की पावर 1 को हम लोग कंपेयर कर सकते हैं x की पावर n के टाइप से, जो कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने फॉर्मूला आपको समझाया था, x की पावर n या x की पावर n, या हम कह सकते हैं वेरिएबल की पावर कांस्टेंट। क्या इस फॉर्म का है ये? बिल्कुल है। देखो x की पावर n, x वेरिएबल 1 कांस्टेंट। फॉर्मूला क्या होता है, n x की पावर n माइनस 1, पावर आगे लीजिए और पहले वाली पावर में से एक पावर कम कर दीजिए। अगर हम इसकी पावर आगे लेते हैं तो इसका मतलब 1 आगे आ जाएगा और फिर इनटू में लिखा जाएगा x की पावर n माइनस 1, मतलब 1 माइनस 1, जो कि बच जाएगा x की पावर 0। और x की पावर 0 या किसी की भी पावर 0 हो तो उसका आंसर हमेशा कितना होता है, 1। तो ये बात शॉर्ट में समझ लीजिए कि जब भी x का डेरिवेटिव कराया जाएगा तो उसका डेरिवेटिव हमेशा कितना होगा, 1। तो उस केस में यहां से बचेगा केवल 5 और ये cos 5x तो आपका पहले से ही चल रहा था और यही आंसर होगा। समझ आया? तो नॉर्मली जहां पर आप केवल cos 5x आंसर लिख रहे थे, वहां पर आंसर है 5 cos 5x। ये बात हमेशा याद रखिए कि जितनी चीज डिफरेंट होगी वो हमेशा ही उसका दोबारा डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। एक और मैं एग्जांपल आपके सामने रखता हूं। ये जो डिफरेंट वाली चीज का जो डेरिवेटिव दोबारा होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मैं एक और कॉन्सेप्ट आपके सामने रख रहा हूं। जैसे मैंने एक क्वेश्चन यहां पर लिखा 2x प्लस 5, ठीक, और इसकी होल पावर 10, ये लिख दिया मैंने। ब्रैकेट इस तरीके का क्लोज करना है, 2x प्लस 5 की होल पावर 10। अब मैंने कहा कि भाई इसका डेरिवेटिव करके बताओ कि इसका डेरिवेटिव क्या होगा। अगर आप लोग पहले से जानते हैं या आपको कुछ समझ आया है जो कॉन्सेप्ट मैंने समझाया है, तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और फिर उसको आंसर देने की कोशिश करिएगा। ठीक है, मैं समझाता हूं कि क्या करना है। सबसे पहले आपको यह समझना है कि जो भी फंक्शन आपके सामने डेरिवेटिव के लिए दिया गया है वो फॉर्म किस फॉर्म का है, मतलब जो हमने फॉर्मूले डिस्कस किए गए हैं, करे हैं, और उसमें से किस फॉर्म का है। अभी जो भी मैं समझा रहा हूं वो सब पहले एक्सरसाइज के रिगार्डिंग ही समझा रहा हूं, तो ऐसे कोई फॉर्मूले यूज नहीं होंगे जो मैंने अभी तक कराए नहीं है। वही जो 4-5 फॉर्मूले, एक x की पावर n, एक sin x, cos x, tan x जाले वाली जो है, केवल वही फॉर्मूले यूज होंगे। तो अगर हम यहां देखें तो सबसे पहले इसको देखो कि किस फॉर्म का है। देखो नीचे वाला टर्म देखो, पूरा नीचे वाला टर्म क्या है, 2x प्लस 5।
अगर मैं बात करूं ये पूरा टर्म कांस्टेंट है या वेरिएबल, तो ये पूरा टर्म वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि इसमें एक वेरिएबल टर्म है x। जैसे जैसे x की वैल्यू चेंज होगी इस पूरे टर्म की वैल्यू चेंज होगी, और चेंज होगी तो ऑब्वियसली ये क्या बन जाएगा? वेरिएबल। और ऊपर वाला टर्म टोटली कांस्टेंट है क्योंकि tan है, उसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो ये कांस्टेंट है। तो ये केस है वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, जिसे हम कंपेयर कर सकते हैं एज x की पावर n। समझ आया? और x की पावर n का फॉर्मूला आप लोग जानते ही हैं, n x की पावर n-1। अब इसे लगाते हैं यहां पर, तो फॉर्मूला क्या होता है? n यानी कि पावर आगे, x की पावर n-1। तो n-1 मतलब 10-1, 10-1 कितना बचेगा? 9। ओके। अब कुछ कैंडिडेट क्या करते हैं, इसको यहीं रोक देते हैं और कहते हैं सर यही आंसर है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब मेरी उसी बात को फिर से समझिए जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको पहले क्वेश्चन में समझाई, कि फॉर्मूला तो आपने sin x का यूज किया, 5x का करने के लिए भी आपने जो फॉर्मूला यूज किया है वो sin x का ही यूज किया है, क्योंकि उसी के कॉन्सेप्ट के हिसाब से आपने sin 5x को क्या लिखा है? cos 5x। लेकिन बात वहां पर खत्म नहीं की, फिर मैंने साथ में मल्टीप्लाई करके d/dx ऑफ 5x भी किया है। वो क्यों किया है? क्योंकि जो ये फॉर्मूला बना या जो sin 5x था, ये एक्यूरेटली फॉर्मूले के टाइप का नहीं था। फॉर्मूला तो सिर्फ इतना होता है कि sin x, जबकि ये था sin 5x। सेम वही चीज यहां पर है कि हमने यहां पर फॉर्मूला कौन लगाया? हमने यहां पर फॉर्मूला लगाया है x की पावर n का, यही लगाया है। लेकिन क्या ये जो हमने नीचे वाले को x माना है, क्या ये रियलिटी में x था? नहीं, ये x नहीं था, ये क्या था? 2x + 5। ठीक। अब दूसरी चीज स्टूडेंट के दिमाग में आ सकता है कि ऐसे तो ऊपर n भी नहीं था, n की जगह 10 था। देखिए, डिफरेंस चीज हमेशा हम वेरिएबल टर्म में देखते हैं, कांस्टेंट टर्म में नहीं। कांस्टेंट तो कुछ भी हो सकता है, डिफरेंस किस में होता है? वेरिएबल। तो वेरिएबल टर्म जो दिया गया है वो क्या एग्जैक्टली पहले जैसा है या नहीं? अगर वेरिएबल टर्म चेंज हुआ है तो क्वेश्चन चेंज होता है, अदरवाइज कांस्टेंट चेंज होता रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे यहां पर अगर आप देखें तो sin x ये वेरिएबल वाला टर्म था, तो x की जगह चेंज होके कितना आया था? 5x। तो वेरिएबल टर्म की जगह चेंज हुआ था। ऐसे अगर आप यहां देखो x की पावर n, तो यहां पर x जो है वो वेरिएबल है और n जो है वो कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट की जगह 10 हो गया है, कोई दिक्कत नहीं, n होना चाहिए था लेकिन 10 हो गया है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वेरिएबल टर्म की जगह चेंज नहीं होना चाहिए, वेरिएबल जो x है वो x ही होना चाहिए। लेकिन यहां पर वेरिएबल की जगह कितना आ गया? 2x + 5। इसका मतलब वेरिएबल टर्म जो है वो चेंज हो गया, जो कि नहीं होना चाहिए था। तब तरीका मैंने बताया था ऊपर कि जो भी टर्म चेंज होता है तो आप क्या करते हैं, पहले तो उसे x की पावर n के जैसा ही मैंने इसे सॉल्व किया कि सबसे पहले पावर आगे ली, फिर उसमें से एक कम की। लेकिन बाद में क्या था कि जहां पर वेरिएबल x होना चाहिए था वहां पर था 2x + 5। तो मैंने क्या किया, इसका दोबारा डिफरेंशिएशन किया, मतलब d/dx ऑफ जो भी वेरिएबल टर्म था उसका दोबारा, यानी कि 2x + 5 का डिफरेंशिएशन किया। और वो किसके साथ लिखा जाता है? इसी के साथ, और मल्टीप्लाई में लिखा जाता है। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं। ये ऐसे ही रखते हैं, 2x, ये सब कुछ वैसा ही जैसा लिखा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां पर आगे बढ़ते हैं। ये किस फॉर्म का है? तो थोड़ी देर पहले मैंने कुछ फॉर्म्स आपको दिखाई थी कि अगर कोई भी दो फंक्शंस ऐसे हैं जिनके बीच में प्लस या माइनस का सिंबल लगा हुआ है, तो आप क्या करेंगे, पहले के डिफरेंशिएशन को अलग कर देंगे और दूसरे को अलग कर देंगे, बीच में सिंबल वैसा ही रखेंगे। तो ये केस वैसा ही, 2x + 5, एक 2x है एक 5 है। तो आपको क्या करना है, 2x का डेरिवेटिव अलग करना है, तो d/dx ऑफ 2x आप अलग कर दीजिए, बीच में प्लस का सिंबल है लगा रहने दीजिए, और d/dx ऑफ 5 आप अलग कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। सेम उसी टैक्टिक से या उसी कॉन्सेप्ट से। इसलिए मैंने कहा था फॉर्मूले भी याद होने चाहिए, और फॉर्मूले लगने के बाद ये जो कॉन्सेप्ट लगते हैं ये भी आपको पता होने चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें 2x है, ये वो केस है जिसमें आपको कहा गया था कि दो टर्म्स अगर मल्टीप्लाई में है और उसमें से एक कांस्टेंट है और एक वेरिएबल है, तो आप क्या करेंगे, कांस्टेंट को बाहर करेंगे और केवल डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, वेरिएबल का। तो सेम वही केस। ये शुरुआत में इतना लग रहा है कि हर बार हम इतना सोचेंगे, एक बार हैबिट आ जाएगी तो बहुत जल्दी सॉल्व होगा। जैसे अगर मैं इसे डायरेक्ट करूं तो कांस्टेंट को बाहर कर लूं, मतलब 2 बाहर कर लूं, अंदर कितना बचा, x का डिफरेंशिएशन करना है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया था कि x का डिफरेंशिएशन जो होता है वो कितना होता है, 1।
ठीक। और यहां पर बढ़ते हैं प्लस, ये बचा कांस्टेंट टर्म, पूरा कांस्टेंट है, इसके साथ क्या कहीं कोई वेरिएबल है? कहीं पर भी नहीं है, पूरे का पूरा कांस्टेंट टर्म है। और मैंने कांस्टेंट टर्म के लिए भी आपको अभी एक फॉर्मूला समझाया था इस पेज में कि अगर कोई टर्म पूरा कांस्टेंट बनता है, मतलब उसमें कहीं पर भी कोई वेरिएबल नहीं है, तो उसका डेरिवेटिव हमेशा कितना होता है? 0। सेम वही चीज आपको यहां अप्लाई करनी है। ये पूरा कांस्टेंट टर्म है, इसलिए इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? 0। और बस ये 2 और 10 मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 10 2 20 हो जाएगा, और ये बच जाएगा 2x + 5 की होल पावर 9। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट थे जो मैंने आपको समझाए, फॉर्मूले भी और उनको लगाने का तरीका भी, कि कोई चीज अगर डिफरेंट है तो आप उसका दोबारा करिए। डिफरेंट का मतलब एज इट इज फॉर्मूले से मैच नहीं अगर हो रही है तो उसका दोबारा करिए। और याद रखिए वेरिएबल ही चेंज होना चाहिए। कांस्टेंट चेंज है तो उसका दोबारा करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि कांस्टेंट तो कांस्टेंट ही रहता है। वेरिएबल जो अगर चेंज हो जाता है तो उसका दोबारा करना पड़ता है। तो आप दोबारा करिए, उसे मल्टीप्लाई में लिखिए। तो ये मेरा पहली एक्सरसाइज के लिए कॉन्सेप्ट था। पहली एक्सरसाइज में बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन रहेंगे, आपको सिर्फ फॉर्मूले याद रखने हैं, साथ ही साथ चेन रूल याद रखना है, और जो डिवाइड रूल है वो याद रखना है। और ये जो छोटी छोटी सी ट्रिक्स बताई हैं कि प्लस अगर लगा है तो क्या करना है दो फंक्शंस के बीच में, माइनस लगा है तो क्या करना है दो फंक्शंस के बीच में, मल्टीप्लाई है तो क्या करना है, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। तो डिफरेंट वाली जो चीज है वो काफी इंपॉर्टेंट है, कि अगर कोई फंक्शन नॉर्मल से डिफरेंट है तो उसे क्या करना है। तो आई होप बात समझ आ गई होगी। आप जो मेरा पहला इंट्रोडक्शन वीडियो था जो मैंने यूट्यूब से कॉपी करके भेजा था, वो आप देखिए, उसमें कुछ चीज़ें क्लियर होंगी। फिर ये वीडियो देखिए, इसमें क्लियर होंगी। और अगर फिर भी कुछ रह जाएगा तो अभी तो हमें एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है, तो एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। एक्सरसाइज में मैं और अच्छे से समझा दूंगा कि कैसे डिफरेंट चीज़ का हम लोग दोबारा करते हैं डेरिवेटिव। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे 5.2। उसमें जो भी डाउट्स रह जाएंगे वो आपके क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि अभी तो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, उसका एप्लीकेशन अभी क्वेश्चनों पर नहीं किया है, तो वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 5.2 के साथ। सो टिल देन टेक केयर योरसेल्फ।